हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सबका निशा ट्रिक के अंदर। मैं निशा सैनी। आज अपना टॉपिक की बात करेंगे। अपना टॉपिक रहेगा डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि पाचन तंत्र। भोजन लेने से लेकर के नित्य क्रियाओं द्वारा भोजन का निष्कासन करने तक की पूरी प्रोसेस अपन बात करेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से विद डायग्राम से बात करेंगे, ठीक है। बात करते हैं भोजन खाने से लेकर के नित्य क्रियाओं द्वारा बाहर निकालने की पूरी प्रोसेस में टाइम कितना लगता है, तो ध्यान रखिएगा 8 से 10 घंटे का समय लगता है। कितने घंटे का समय लगता है? 8 से 10 घंटे का समय लगता है। बात करते हैं डाइजेशन सिस्टम को, यानी पाचन तंत्र को अपने कितने भागों में बांटा गया है। इसको अपन ने 3 भागों में बांटा है, 5 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में बांटा है। यानी अंतःग्रहण, पहला पार्ट क्या जाएगा? अंतःग्रहण। अंतःग्रहण का मतलब क्या होता है? अंदर लेना, भोजन निगलना, मतलब भोजन मुख से द्वारा लेने की क्रिया क्या कहलाता है? अंतःग्रहण कहलाता है, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है? पाचन। सेकंड प्रोसेस क्या है? पाचन। पाचन का मतलब होता है भोजन जब अपन ने निगल लिया तो उसके बाद में क्या होगा, अपने शरीर, पेट के अंदर क्या होता है, अलग अलग पार्ट होते हैं जो भोजन का क्या करते हैं, पाचन। तो सेकंड प्रोसेस क्या हो जाएगी? पाचन की हो जाएगी। उसके बाद में पाचन किए हुए भोजन का क्या होगा? अवशोषण किया जाएगा। क्या किया जाएगा? अवशोषण होगा। उसके बाद में इसकी फोर्थ प्रोसेस जो है ना, इसका नाम याद रखना है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये, स्वांगीकरण होगा। भोजन का क्या होगा? स्वांगीकरण होगा। और उसके बाद में जो अंतिम प्रोसेस आती है, लास्ट प्रोसेस आती है, उसको क्या बोलते हैं? निष्कासन बोलते हैं, ठीक है। निष्कासन मतलब शरीर से बाहर निकालना की प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो जो डाइजेशन सिस्टम है उसको कितने भागों में बांटा है अपन ने? 5 भागों में बांटा है। इसके बारे में बात करते हैं, इसके डायग्राम की बात करती हूँ मैं आपको कि किस तरीके से पाचन तंत्र कार्य करता है, इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो चलिए मैं इसको जल्दी से रफ कर देती हूँ, उसके आगे अपन बात करते हैं। तो देखिएगा, ये एक मैंने मानव तंत्र बनाया है, ठीक है। कंकाल बताती हूँ, देखो। ये कोई ह्यूमन पार्ट है, ध्यान रखिएगा। इसकी बात करते हैं, ये मैंने आंखें बना दी है, ठीक है। बाकी आप बना सकते हो, ठीक है, आराम से आप बना लेना जो नोट्स बना रही हैं। तो देखो, अपन क्या करते हैं, भोजन खाते हैं ना, भोजन कहाँ से? मुख से। इसके अलावा आपने देखा होगा जब भोजन खाते हो बीच में कोई हंसा दे तो क्या होता है? पानी नाक के द्वारा आने लग जाता है। पानी पी रहे हो, बीच में हंसा दिया तो कहाँ से आता है? नाक के द्वारा। मतलब जो भोजन की नली और नाक की नली होती है वो दोनों क्या होती है? कहीं ना कहीं एक जगह जाकर मिल जाती है। तो देखो, यहाँ से नाक के द्वारा एक नलिका निकलती है, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं? श्वसन नली बोलते हैं। क्या बोला जाता है? जिसे श्वसन नली बोलते हैं। और एक कहाँ से? भोजन से मुख से आती नली, जिसे क्या करते हैं? भोजन नाल कहते हैं। क्या कहते हैं अपन? भोजन नाल कहते हैं। और दोनों की दोनों एक जगह जाकर के मिल जाती है। बात करते हैं यहाँ पर, जो ये वाली जो नली है इसको क्या कहते हैं अपन? श्वसन नाल। श्वसन नाल कहते हैं, ठीक है। ये क्या होती है, मतलब कि नाक में, ध्यान रखिएगा, अपने क्या होते हैं? छोटे छोटे बाल होते हैं। वो छोटे छोटे बाल क्या करते हैं? धूल के जो कण होते हैं, ठीक है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो उनको क्या करता है? रोकने का काम करता है। रोकेगा कैसे? श्लेष्मा में चिपक जाएंगे। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, जो गले की बात की जाए तो गले में क्या होते हैं? बाकी जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं थोड़े, जो नाक के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, वो कहाँ पर? गले के अंदर चिपक जाते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या करते हैं? श्लेष्मा का निर्माण करते हैं। तो आप ध्यान रखिए, श्वसन नाल है। और ये क्या हो जाएगी? मुख के द्वारा। अब यहाँ पर एक भाग आता है जिसे क्या कहते हैं? ग्रास नाल कहते हैं। ध्यान रखिए, क्या बोलते हैं? ग्रास नाल या इसोफिगल बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो, भोजन निगलते समय इस नलिका में भोजन ना पहुंच जाए तो यहाँ पर एक कपाट होता है जिसको क्या बोलते हैं अपन? एपिग्लोटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिग्लोटिस कहते हैं। इस एपिग्लोटिस को वो नाम क्या बोल सकते हैं? कंठ छंद बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कंठ छंद बोल सकते हैं, कंठ कपाट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कंठ कपाट भी बोल सकते हैं, ठीक है। कई जगह इसको क्या लिखा है? खुंटी भी लिखा होता है इसके, ठीक है। तो ये क्या करता है, जब भोजन निगलते हैं उस समय क्या करता है? श्वसन नाल को बंद कर देता है, ताकि क्या हो? भोजन इसके अंदर प्रवेश ना कर जाए। आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो होते हैं, माँ उनको दूध पिलाने के बाद में क्या करती है? उनके पीठ के मारा जाता है। पीठ के क्यों मारती है? ताकि भोजन जो दूध है वो नाकों में ना उलझ जाए। अगर नाक में फंस गया तो व्यक्ति की क्या हो सकती है? बच्चे की मृत्यु हो सकती
सकती है, इसलिए ध्यान रखें। जैसे मान लो आप भी पानी पी रहे हो और किसी ने हंसा दिया तो पानी क्या होता है, नाक में चला जाता है, और जब तक वो पानी नहीं निकले व्यक्ति को क्या होती है, बड़ी तकलीफ रहती है। और ध्यान रखिएगा, इसको निकालने का काम, इन दोनों को अलग करने वाला पार्ट कौन सा है, एपिग्लोटिस है, जिसे कंठ कपाट भी कहते हैं। तो सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, श्वसन नाल और भोजन नाल को अलग करने वाले भाग को क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस कहते हैं। अब आपने देखा होगा, जैसे एग्जांपल दूं मैं आपके सामने, क्या हो, जैसे गुलाब जामुन रखे हो, ठीक है, गुलाब जामुन रखे हो तो क्या होगा भाई, मुख में क्या होगी, लार आ जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। जैसे मान लो आपने खाना भी नहीं खाया, अभी लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है, तो अभी बात करते हैं लॉकडाउन में आपके सामने बहुत सारी मिठाइयाँ और समोसे बहुत सारे रख दे, तो क्या होगा, अपने आप ही क्या होगा, मुख में लार आएगी। तो मुख में लार कहाँ से आती है, जैसे मैं बोल रही हूँ तो मेरे भी लार बन रही है, जीभ के नीचे से, कहां से, जीभ के नीचे से, और गाल के पास में, और एक कहां पर, कान के पास में, 1 2 और 3। देखो मैंने एक साइड का बनाया है, तो 1 2 और 3, 3 लार ग्रंथियां इधर पाई जाएगी और 3 की इधर दूसरी साइड होगी। तो मुख में लार ग्रंथियां, सीधा क्वेश्चन आता है कितनी जोड़ी पाई जाती है, तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। संख्या में बात की जाए तो कितनी संख्या होती है, 6 संख्या होती है। संख्या में बोले तो कितनी होती है, संख्या में 6 होती है। तो कहाँ पाई जाती है, एक तो जीभ के जस्ट नीचे यहाँ पर, एक कहां पर पाई जाती है, गाल में, और एक कहां पर, कान में पाई जाती है। कहां पर आती है, कान में पाई जाती है। आपको कमेंट करना है कि जो कान के पास में जो ग्रंथि पाई जाती है, लार ग्रंथि, उसके सूज जाने से, फूल जाने से कौन सा रोग हो जाता है, इन तीनों ग्रंथियों का आपको नाम टाइप करके बताना है, ठीक है। कमेंट में जल्दी से बताओ इन तीनों ग्रंथियों का नाम क्या है। तो लार ग्रंथि होती है, क्या होती है, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि की संख्या कितनी होती है, तो ध्यान रखिएगा, इसकी संख्या 3 जोड़ी होती है। कितनी जोड़ी होती है, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। अब क्वेश्चन आता है, एक दिन में स्वस्थ मनुष्य कितने लीटर लार का उत्सर्जन करता है, तो ध्यान रखिएगा 1 से 1.5 लीटर, कितनी, 1 से 1.5 लीटर लार प्रतिदिन अपने मुख में बनती है। अपन भोजन खाते हैं तब भी लार बनती है, आपको पता है, रोटी अपन टुकड़ा तोड़ते हैं, उसके बाद में क्या होता है, दोनों साइड गालों में क्या किया जाता है, उसको चबाया जाता है, तो क्या होता है, एकदम लुब्धिनुमा संरचना बन जाती है। उस लुब्धिनुमा संरचना को क्या कहते हैं अपन, बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो लार भोजन में मिल जाती है, और लार में मिलने से भोजन क्या होता है, लसलसा बन जाता है। आपने देखा होगा, अगर अपन रोटी को बहुत ज्यादा देर तक छपा रहे हैं तो रोटी में क्या होता है, मिठास आने लग जाती है। उस मिठास का क्या कारण है, तो ध्यान रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट। ध्यान रखिए, कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज में बदल जाती है, ध्यान रखिएगा, इसलिए क्या होती है, रोटी में मिठास आनी स्टार्ट हो जाती है। अब क्वेश्चन आता है यहाँ पर, ये जो लार है, लार का काम क्या होती है, ये क्या करती है, मांड को माल्टोज में बदलती है। ध्यान रखिएगा, माल्टोज मतलब ग्लूकोज में बदलती है। लार का काम क्या होती है, मांड को माल्टोज में बदलती है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, लार में एक एंजाइम पाया जाता है जो एग्जाम में सबसे ज्यादा रिपीटेड होता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, टाइलिन एंजाइम। क्या है, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। लेकिन आजकल एग्जाम में टाइलिन ऑप्शन नहीं आता। टाइलिन का एक दूसरा नाम है जिसको क्या बोलते हैं अपन, एमाइलेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एमाइलेज बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम होता है। इसके अलावा एक एंजाइम और पाया जाता है जो क्या करते हैं, जैसे मान लो अपन भोजन कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद में कुल्ला करने के बावजूद भी कई कण क्या होते हैं, अपने मुख में फंस जाते हैं रोटी के, तो वो क्या हो, सड़ ना जाए, तो उसको सड़ने से बचाने के लिए, बैक्टीरिया ना लगे, उसके लिए क्या होता है, अपने मुख में भी एक जीवाणु पाया जाता है। ध्यान रखिए, एक एंजाइम पाया जाता है, वही एंजाइम है जो क्या अपनी आंखों में पाया जाता है। ध्यान रखिए, जिसको क्या कहते हैं, लाइसोजाइम। कौन सा, लाइसोजाइम एंजाइम, जो अपनी आंखों में पाया जाता है और लार में पाया जाता है। काम क्या होता है लाइसोजाइम का, तो ये क्या करता है, बैक्टीरिया को नष्ट करता है। जैसे अपनी आंखों में कोई भी जानवर क्या हो, गिर जाए तो क्या होगा, वो तुरंत की तुरंत मर जाएगा। कोई भी सूक्ष्म जीव आंखों में प्रवेश कर जाए तो उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि अपनी आंखों में क्या पाया जाता है, लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाया जाता है। वही लाइसोजाइम एंजाइम किस में पाया जाता है, लार में भी पाया जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये टाइलिन का काम है मांड को माल्टोज में बदलना, क्योंकि मेन इसके अंदर पाया जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे के प्रोसेस की बात की जाए तो भोजन मुख के द्वारा लिया, ठीक है, इस वाले भाग को क्या बोलते हैं अपन, आहार नाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आहार नाल बोलते हैं, ठीक है। ये इसको क्या बोल सकते हैं, ग्रास नाल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ग्रास नाल, या इसको क्या बोल सकते हैं, भोजन नाल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इसको भोजन नाल भी कह सकते हैं, कि भोजन को लेके जाती है। अब देखो, भोजन खाने के बाद में भोजन कहाँ जाएगा, पेट के अंदर जाएगा, यानी कि अमाशय के अंदर। किसके अंदर जाएगा,
अमाशय के अंदर जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये आपका क्या हो गया अमाशय, इसको क्या बोलते हैं अपन, अमाशय बोलते हैं, इसको पेट भी बोल सकते हैं, इसको स्टोमच भी बोल सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अमाशय की बात करें तो देखो इसका आकार कैसा दिख रहा है आपको, अंग्रेजी के अक्षर जे के समान दिख रहा है, किसके समान, इंग्लिश के अक्षर जे के समान इसको इसका आकार दिख रहा है। अब आपको पता है जैसे अपन खाना खाते हैं, खाना खाते ही तुरंत कहाँ चला जाता है, पेट के अंदर चला जाता है, यानी कि अमाशय के अंदर, कि यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है आहार नाल की वो किसमें, सेंटीमीटर के अंदर है, ध्यान रखिएगा। जबकि अगर आपसे पूछ ले आहार नाल की टोटल लंबाई यानी कि कुल लंबाई कितनी है, तो ध्यान रखिएगा 9 से 10 मीटर की होती है, कितनी होती है, 9 से 10 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की सेंटीमीटर में, 9 से 10 मीटर मत कर देना, पूरी टोटल अगर पूछ ले तो आहार नाल की कुल लंबाई कितनी है, 9 से 10 मीटर या 28 से 32 फुट, कितनी होती है, 28 से 32 फुट होती है, ठीक है। आपके पास में ऑप्शन ये आए चाहे ये आए, दोनों में से आप कोई सा भी सही कर सकते हो, ठीक है, दोनों एक साथ नहीं आएंगे। अब बात करते हैं अमाशय, यहाँ पर भोजन क्या होता है, खाना खाने के कम से कम 3-4 घंटे रुकता है, यानी कि भोजन कितने घंटे, नॉर्मली 3 से 4 घंटे रुकता है, यानी कि अपन सुबह खाना खाने के बाद 3-4 घंटे के बाद क्या कर सकते हैं, दोबारा भोजन खा सकते हैं, ठीक है। तो मैं बोल सकते हूँ यहाँ भोजन क्या 3-4 घंटे ही रुकता है, इसलिए अमाशय को क्या बोल सकते हैं, भोजन का अस्थायी भंडारण भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अस्थायी भंडारण भी कह सकते हैं, किसको, अमाशय को कह सकते हैं, भोजन का अस्थायी भंडारण भी कह सकते हैं। अब बात करते हैं अमाशय जो होता है, अमाशय के अंदर भोजन से 3 से 4 घंटे रुका, इसमें एक क्या पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, इसमें ज्यादातर पानी होता है, क्या होता है, पानी की मात्रा होती है, ध्यान रखिए। इसके अलावा इसमें जठर रस होता है, क्या होता है, जठर रस होता है, जठर रस होता है। अमाशय के द्वारा स्त्रावित रस कौन सा है, जठर रस, जिसको क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिसे अपन गैस्ट्रिक जूस भी बोलते हैं। इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या होता है, 90%, 90% तो क्या होता है, पानी होता है, क्या होता है, 90% तो क्या होता है, ध्यान रखिएगा, पानी की मात्रा होती है। और इस गैस्ट्रिक जूस का अगर आपसे पीएच मान पूछ ले तो 0.9 से लेकर के 1.5 होता है, कितना होता है, 0.9 से लेकर के 1.5 तक का होता है। पीएच मान की बात करती हूँ मैं इसकी, किसकी, पीएच मान 0.9 से 1.5 क्या होता है, अम्ल होता है कि क्षार होता है, आपको कमेंट में बताना है कि अम्ल है कि क्षार है। इसके बाद में बात की जाए तो सबसे प्रबल अम्ल जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको क्या बोलते हैं अपन, HCl बोलते हैं, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.5, ध्यान दें कितनी होती है, 0.5% क्या होता है, इसके अंदर HCl होता है। एंजाइमों की बात कर लेते हैं, एक बार फटाफट मैं यहाँ लिखती हूँ। जठर रस में पानी की मात्रा बता दी 90%, और शेष में क्या पाया जाता है, इसके अंदर एंजाइम पाया जाता है। एंजाइमों की बात की जाए तो सबसे पहला एंजाइम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl, जिसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो सबसे प्रबल अम्ल है, ध्यान रखिएगा, सबसे तीव्र अम्ल है, जिसका कितना परसेंट पाया जाता है जठर रस के अंदर, तो 0.5%, कितना होता है, 0.5% होता है जठर रस, कितना होता है, 0.5% होता है। अगर आपसे पूछ ले ये जो HCl होता है, HCl का काम क्या होता है, तो देखिएगा अपन भोजन करते हैं तो उस भोजन को टुकड़ों में तोड़ने का काम और भोजन का पाचन करने का काम किसका होता है, HCl का होता है। साथ में ही भोजन को सड़ने से भी कौन बचाता है, HCl ही बचाता है, क्या करता है, HCl ही बचाता है। HCl सबसे तीव्र अम्ल होता है। अगर अपन लेबोरेटरी में किसी ने चेक किया हो तो अगर मान लो एक बूंद भी, मान लो मैंने क्या हुआ, HCl की ये बोतल मैंने क्या कर रखा है, बर्फ वाली पकड़ रखी है, इसमें HCl है, ठीक है, अगर उसकी एक बूंद भी टच हो गई स्किन के तो यहाँ से क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी त्वचा क्या होगी, जल जाएगी। यानी कि मैं बोल सकती हूँ एक प्रकार का क्या है कि एसिड है, क्या है ये, एसिड है, ध्यान रखिएगा, तेजाब है, क्या है, HCl एक तेजाब है जो अपने पेट के अंदर पाया जाता है, अमाशय में, जो भोजन का पाचन करता है। अब आपने देखा होगा क्या होता है, कई बार क्या होता है, अपन मान लो खाना नहीं खा रहे ना, 2-3 दिन तक अपन ने खाना नहीं खाया तो अपने पेट में क्या होता है, दर्द होने लग जाता है। उसका कारण क्या है भाई, खाना अपन ने नहीं खाया तो अपनी गलती है। वो HCl तो अपना काम करेगा, अपने शरीर का हर एक पार्ट क्या होता है, काम करता, कभी भी रुकता नहीं है, तो कंटिन्यू काम करता है। तो भोजन अपन ने नहीं खाया तो ये HCl क्या करेगा, अगर इसको भोजन नहीं मिलेगा तो ये पेट की जो दीवारें हैं, अमाशय की जो दीवारें हैं, इनको खाना स्टार्ट कर देगा,
ठीक है, इसकी दीवारों को खाना स्टार्ट कर देगा। कई बार क्या होता है भोजन के साथ में भी पेट की अमाशय की दीवारों को खा देते हैं, इसको क्या बोलते हैं अपन, अल्सर कहते हैं। सीधा क्वेश्चन आता है अल्सर क्या कहलाता है, तो एसियल के द्वारा अमाशय की दीवारों का आंशिक पाचन ही क्या कहलाता है, अल्सर कहलाता है। तो देखो पेट में क्या होती है, अमाशय के अंदर इस तरीके की संरचना बन जाती है, देखो इस तरीके के क्या होता है निशान से बन जाते हैं। ये क्या करता है, एसियल के पाचन के कारण इस तरीके के निशान से क्या होता है छाले से पड़ जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है पेट दर्द होता है। अब देखो थोड़ा सा पाचन हो गया अमाशय की दीवार का, तो इसको क्या कहते हैं अपन, अल्सर कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्सर कहते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन आता है, ये एसियल है, नॉर्मल भोजन के साथ में भी तो इसका पाचन कर सकता है अमाशय की दीवार का, तो उसके लिए क्या होता है, ये जो अमाशय है इस पे क्या होती है, एक झिल्ली पाई जाती है, सुरक्षात्मक आवरण पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं अपन, म्यूकस कहते हैं। क्या कहते हैं, म्यूकस या श्लेष्मा झिल्ली। क्या बोलते हैं, श्लेष्मा झिल्ली। इस श्लेष्मा झिल्ली का काम क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, ये काम क्या करती है, भोजन जो है उसको एसियल अमाशय की दीवार को भोजन के पाचन से, अमाशय की दीवार को एसियल के पाचन से बचाती है। कौन बचाती है, म्यूकस या श्लेष्मा झिल्ली बचाती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद में बात करते हैं, इसका मैंने काम बता दिया, इसका एचसीएल कितना परसेंट पाया जाता है, तो 0.5% पाया जाता है। एचसीएल का पीएच मान कितना होता है, तो ध्यान रखिए 0 से 1 होता है। कितना होता है, 0 से 1। जो सबसे तीव्र अम्ल है, क्या है, तीव्र अम्ल है, सबसे तीव्र अम्ल कौन सा होता है, एचसीएल होता है। इसके बाद में बात करते हैं, एक एंजाइम और पाया जाता है रेनिन एंजाइम। कौन सा पाया जाता है, रेनिन एंजाइम पाया जाता है। अब इस रेनिन एंजाइम का काम क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, इसका काम होता है दूध का पाचन करना। मान लो अपन ने क्या किया है, दूध पिया है, तो दूध पीने के बाद में भी क्या होती है, 1-2 घंटे अपने को भूख नहीं लगती है, तो दूध को, अब देखो यहाँ पर तो देखो कोई भी अगर ब्रेक नहीं है यहाँ पर है, मतलब कि दूध क्या होगा, सीधा आने के बाद आगे निकल सकते हैं। तो इस दूध को क्या करेंगे, फटाने का, यानी कि दही में बनाने का काम करते हैं। आपको पता है दूध को दही में बनाने वाले कौन से जीवाणु, जल्दी से कमेंट करिएगा, लैक्टोबैसिलस। कौन सा होता है, लैक्टोबैसिलस। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही दूध आएगा तो यहाँ पर ये रेनिन जो एंजाइम है, ये क्या करेगा, दूध को दही में बदल देगा, मतलब लुगदी नुमा संरचना में बना देगा, और यहाँ क्या होगा, दूध थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा। अब आपको पता है छोटे बच्चे जो होते हैं दूध पीते तुरंत उल्टियां करते हैं। अब देखो उन्होंने पिया तो दूध था, और वापस उल्टी में क्या आता है, उनके दही आता है। क्यों, क्योंकि रेनिन एंजाइम क्या करता है, दूध को फटाने का काम करता है। तो सीधा क्वेश्चन आता है, रेनिन एंजाइम का काम क्या होता है, दूध का पाचन करना। किसका पाचन करना, दूध का पाचन करने का काम किसका होता है, रेनिन एंजाइम का होता है। इसके बाद में अगर बात की जाए तो और भी बहुत सारे एंजाइम होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं पेप्सिन एंजाइम। कौन सा, पेप्सिन एंजाइम, जो किसका पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। किसका, प्रोटीन का, पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम जो होता है ये किसका पाचन करता है, ये करता है प्रोटीन का पाचन। किसका करता है, प्रोटीन का। इसके अलावा एक प्रोटीन, एक एंजाइम की और नाम याद रखना, लाइपेज एंजाइम। कौन सा, लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम जो होता है वो किसका पाचन करता है, तो वो वसा का पाचन करता है। किसका पाचन करता है, वसा का पाचन करता है, लाइपेज एंजाइम करता है। तो ये जो 4 एंजाइम है, एचसीएल, रेनिन, पेप्सिन, लाइपेज, इन तीनों के बारे में एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है, जो कहाँ पाए जाते हैं, अमाशय के अंदर पाए जाता है। इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा, मान लो कई बार क्या होता है, जैसे मान लो अभी तो लॉकडाउन, देखो शादी में किसी को इन्वाइट नहीं किया जा, ना कोई स्वामनी हो रही है, ना कोई शादी में इन्वाइट कर रहे हैं, लेकिन मान लो आपको शादी में बुला लिया जाए, तो क्या होता है, मान लो गर्मियों में आपको बुलाया जाए और स्वामनी में जीवने जा रहे हो, तो क्या होगा भाई, अगर आपने एक बार चूरमा खा लिया, उसके बाद में क्या होगा, अगर पानी स्टार्ट कर दिया तो उसके बाद में क्या होता है, पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो क्या होगा, शरीर को पानी चाहिए, पानी इतना पी लेते हैं कि पेट फटने को तैयार होता है, लेकिन फिर भी पानी की कमी फील ही होती है। तो लास्ट में क्या लिया जाता है भाई, 6 सेकंड का इलाज। 6 सेकंड का इलाज कौन सा है, इनो। क्या है, इनो अपनाओ, 6 सेकंड का इलाज। तो ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम के अंदर कि इनो में क्या पाया जाता है, यानी कि भाई अब जो पेट के अंदर है क्या हो गया, अम्लता बढ़ चुकी है, भाई पानी की रिक्वायरमेंट क्यों हो रही है, लगातार पानी चाहिए, भाई मीठा खाने के बाद में क्या होता है, पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो अम्लता बढ़ जाती है। तो क्वेश्चन आता है, इस अम्लता को दूर करने के लिए किसका यूज करते हैं, तो ध्यान रखिएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज करते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया,
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको क्या बोलते हैं MgOH का होल ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये वाला जो क्वेश्चन है ना सबसे ज्यादा रिपीटेड है। आपको पता है जो 2018 में रिट की एग्जाम लगी थी उसमें आया था, 2019 में सीटेट वाली एग्जाम लगी थी उसमें आया था, उससे पहले रिट से पहले आपको पता राजस्थान SI की एग्जाम लगी थी उसमें भी हूबहू क्वेश्चन आ चुका है। ये क्वेश्चन बहुत बार पता नहीं कितनी एग्जामों में रिपीट हो चुका है कि पेट की अति अम्लता को दूर करने के लिए किसका यूज करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल ट्वाइस का यूज करते हैं, जिसका पीएच मान कितना होता है 10 होता है। कितना होता है 10 होता है जिसका पीएच मान, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आगे बात करते हैं अपन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के बाद में ये जो अमाशय की बात करते हैं, तो अमाशय के अंदर ये आपको एंजाइम याद रखना है, जठरस के बाद में याद रखना है। बारे में मैं थोड़ा सा रफ कर रही हूँ ताकि मैं आपको आगे समझा सकूं, ठीक है। अब देखिएगा ये जो अमाशय है यहाँ से 3-4 घंटे भोजन रुकने के बाद में एक यहाँ पर पत्ती नुमा संरचना पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर क्या पाई जाती है, पत्ती नुमा संरचना पाई जाती है, जिसको क्या कहते हैं अपन, अग्नाशय कहते हैं। क्या कहते हैं, अग्नाशय कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, अग्नाशय कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, अग्नाशय कहते हैं। पैंक्रियाज, ध्यान रखिएगा इसका नाम हिंदी में नहीं आएगा, इंग्लिश में आएगा। इसको क्या कहते हैं, पैंक्रियाज कहते हैं, जिसका आकार किसके समान होता है, पत्ते के समान होता है, ठीक है। या कई जगह आपको लिख रखा अंग्रेजी के अक्षर यू के समान होता है। अब ये जो अग्नाशय है ध्यान रखिएगा एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि मतलब जो एंजाइमों का भी स्त्रावण करती है और किसका करती है, ध्यान रखिएगा हार्मोन का भी स्त्रावण करती है, वो है अग्नाशय। अब अग्नाशय में पाचन तंत्र में बात की जाए तो इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं। इसमें अग्नाशय की जो संरचना होती है, ध्यान रखिए, इसमें लैंगरहैंस के द्विपालिका समूह पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, लैंगरहैंस के द्विपालिका समूह पाए जाते हैं। इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, अल्फा, बीटा और कौन सी, गामा। अल्फा, बीटा, गामा 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। अब क्वेश्चन आता है ये जो बीटा कोशिका, इंपॉर्टेंट आपको बीटा के बारे में याद रखना है। बीटा का काम क्या होता है, इंसुलिन का स्त्रावण करना। किसका स्त्रावण करना, इंसुलिन का स्त्रावण करना। और इसका अल्फा का क्या काम होता है, ग्लूकागोन का स्त्रावण करना। और गामा का क्या होता है, सोमेटोस्टेटिन का स्त्रावण करना। ये 3 काम होते, ध्यान रखिएगा। ये किसके, अग्नाशय की बीटा कोशिका का काम होता है इंसुलिन का स्त्रावण करना। मैं दोबारा बता रही हूँ, स्त्रावण कौन सी करती है, अग्नाशय की बीटा कोशिका, लेकिन इसका निर्माण कौन करता है अग्नाशय, इसका इंसुलिन का, तो वो होती है आपकी पक्वाशय ग्रंथि, जो कहाँ पाई जाती है, ध्यान रखिएगा ड्यूडेनम के पास में पाई जाती है। अभी बात करते हैं कहाँ पाई जाती है ना। अब देखो आगे की संरचना में बनाती हूँ। इसके बाद में जो भाग आता है वो किसका आता है, छोटी आंत का भाग आता है। कौन सा आता है, छोटी आंत का भाग आता है। ये वाली संरचना छोटी आंत की पाई जाती है। और छोटी आंत के बाद में कौन से भाग पाया जाता है, बड़ी आंत का भाग पाया जाता है। कौन सा, बड़ी आंत का भाग पाया जाता है, इस तरीके का एक, ठीक है। अब देखिए ये जो छोटी आंत है इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें या छोटी आंत की बात की जाए, देखो इसकी नाम ही छोटा है, क्यों, क्योंकि ये पाइपनुमा संरचना है। इसका जो व्यास होता है वो क्या होता है, कम होता है, मतलब इसकी चौड़ाई पतली नली का है। पतली नली का होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, छोटी आंत कहा जाता है। जबकि बात की जाए इसकी लंबाई क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। कितनी लंबाई होती है, तो ध्यान रखिएगा इसकी लंबाई होती है 22 फुट की होती है। कितनी होती है, 22 फुट की होती है, यानी 6 से 7 मीटर की होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है, छोटी आंत की 6 से 7 फुट मीटर की होती है, ध्यान रखिए। या फिर मैं बोल सकती हूँ 22 फुट। एनसीईआरटी की बात की जाए तो सीधा क्वेश्चन दे रखा है 22 फुट की लंबाई होती है। कितनी होती है, छोटी आंत की लंबाई 22 फुट की होती है। इसके बाद में बात करते हैं इसकी, अगर आपसे पूछ ले छोटी आंत का पीएच मान कितना होता है, 7.1 से लेकर 8.2 होता है। कितना होता है, 7.1 से लेकर 8.2 तक का इसका पीएच मान होता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आपकी बात करते हैं, ये जो छोटी आंत है इसका लंबाई ज्यादा होती है और चौड़ाई क्या होती है, कम होती है। चौड़ाई कम होने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया, छोटी आंत पड़ गया। अब देखो छोटी आंत का सबसे ऊपरी भाग तो यहीं पर आ जाता है, जिसको क्या बोलते हो, आगे वाले भाग को क्या बोलते हैं अपन, ड्यूडेनम कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्यूडेनम, जिसको क्या बोलते हैं, अग्रभाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अग्रभाग बोलते हैं। इसके बाद में जो मध्य वाला भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, जेजुनम, यानी कि जो बीच वाला भाग है उसको क्या कहते हैं, जेजुनम कहते हैं। और
जो लास्ट वाला भाग होता है इसका छोटी आंत का, उसको क्या कहते हैं अपन? इलियम कहते हैं। क्या कहते हैं? इसके लास्ट वाले भाग को इलियम कहते हैं। सीधा क्वेश्चन आता, अग्र भाग को क्या कहते हैं? छोटी आंत के डुडेनम कहते हैं, मध्य भाग को जेजुनम कहते हैं, और अंतिम भाग को क्या कहते हैं? इलियम कहते हैं। अंतिम भाग को क्या कहते हैं? इलियम। तो सीधा क्वेश्चन आता है, छोटी आंत को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ये जो ड्यूडेनम है इसी से क्या होती है आपका जो आगे आएगा यकृत। ध्यान रखिएगा, इस तरीके की एक संरचना पाई जाती है यकृत, और यहाँ पर क्या पाया जाता है? पित्ताशय पाया जाता है। ठीक है, और ये जो अग्नाशय, इनकी कोशिकाएं जुड़ी होती है। ये जो ड्यूडेनम है यहाँ से ही एक कोशिका पाई जाती है, इसको बोलते हैं पक्वाशय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? पक्वाशय ग्रंथि, जो क्या करती है? इंसुलिन का निर्माण करती है, वो यहीं से होती है। अब क्वेश्चन आता है, ये जो ड्यूडेनम भाग है इसका आकार कैसा होता है? तो ड्यूडेनम का आकार कैसा होता है? अंग्रेजी के सी अक्षर के समान होता है। किसके समान होता है? इंग्लिश के सी अक्षर के समान होता है। सीधा क्वेश्चन आता है, इसकी लंबाई कितनी होती है? तो ड्यूडेनम की लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर किसकी लंबाई होती है? ड्यूडेनम की लंबाई होती है। अब इसकी बात की जाए, ये जो ड्यूडेनम भाग होता है छोटी आंत का अग्र भाग है, इसका काम क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, इसी के अंदर ये जो ड्यूडेनम भाग है इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना क्योंकि बहुत बार रिपीट होता है। इसका काम क्या होता है? पित्त व अग्नाशय ग्रंथियों का क्या होती है? यहाँ पर खुलती है। पित्त व अग्नाशय ग्रंथियां कहाँ खुलती है? अगर ड्यूडेनम भाग में खुलती है। किसमें खुलती है? ड्यूडेनम भाग में पित्त व अग्नाशय ग्रंथियां। मैं लिख देती हूँ, पित्त व अग्नाशय ग्रंथियां। अग्नाशय ग्रंथियां क्या होती है? खुलती है। लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, भोजन का सबसे ज्यादा पाचन कौन से भाग में होता है? तो ये जो मध्य वाला भाग है जेजुनम, यहाँ पर क्या होता है? भोजन का सबसे ज्यादा पाचन होता है। अवशोषण भी सबसे ज्यादा किस में किया जाता है? छोटी आंत के मध्य वाले भाग, यानी जिसको बोलते हैं जेजुनम। ये जेजुनम के अंदर ही एक जीवाणु भी पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? ई कोलाई नामक जीवाणु बोलते हैं। कौन सा जीवाणु? ई कोलाई नामक जीवाणु। जिस जीवाणु का काम क्या होता है? सेलुलोज का पाचन करता है, जो अपने शरीर में क्या होता है? सहजीवी होता है, जो यहाँ पर पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ई कोलाई नामक जीवाणु छोटी आंत के अंदर पाया जाता है। इसके बाद में जो अंतिम भाग होता है छोटी आंत का, उसको क्या बोलते हैं? इलियम बोलते हैं, जिसकी लंबाई कितनी होती है? ध्यान रखिएगा, 3 मीटर की लंबाई होती है। कितनी होती है इसकी लंबाई? इलियम की लंबाई कितनी होती है? 3 मीटर होती है। कितनी होती है? 3 मीटर है। सीधा पूछ सकता है, छोटी आंत का अंतिम भाग कौन सा होता है? इलियम होता है। इलियम का काम क्या होता है? पाचित भोजन का क्या करना? अवशोषण करना। ठीक है, जो काम की चीजें उनका अवशोषण कौन करता है? इलियम करता है। ठीक है, और ये जो भाग है वो किसके समाप्त होता है? सीधा क्वेश्चन आता है, इलियम भाग किसके पास समाप्त होता है? तो सिक्कम के पास में समाप्त होता है। अब ये जो सिक्कम है, ये किसका भाग स्टार्ट हो जाता है? तो ध्यान रखिएगा, इस भाग को क्या बोलते हैं? सिक्कम बोलते हैं। और सिक्कम किसका भाग है? बड़ी आंत का भाग है। किसका भाग है? बड़ी आंत का भाग होता है, जो प्रारंभिक भाग होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, सबसे ज्यादा भोजन का पाचन कहाँ पर होता है? तो ध्यान रखिएगा, भोजन का सबसे ज्यादा पाचन कहाँ पर होता है? छोटी आंत में होता है। भोजन का सबसे ज्यादा अवशोषण व पाचन कहाँ पर होता है? छोटी आंत के अंदर होता है। क्या छोटी आंत के बाद में भोजन का पाचन होता है? तो ध्यान रखिएगा, अंतिम स्थान भी छोटी आंत ही है भोजन का पाचन का। इसके बाद में भोजन का पाचन नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। सीधा एक क्वेश्चन और आता है, रक्त नलिकाओं के द्वारा भोजन का सर्वाधिक पाचन कहाँ पर होता है? तो छोटी आंत के अंदर होता है। कहाँ पर होता है? छोटी आंत के अंदर होता है। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आता है, भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? छोटी आंत के अंदर ही होता है। इसके बाद में छोटी आंत में क्या पाया जाता है? एक जीवाणु पाया जाता है। कौन सा जीवाणु पाया जाता है? ध्यान रखिएगा, ई कोलाई जीवाणु, जिसको क्या बोलते हैं? सहजीवी बोलते हैं, जो अपने शरीर में सहजीवी रहता है, यानी वो सेलुलोज का पाचन करता है, अपन उसको क्या करते? रहने की जगह देते हैं। इसके बाद में मैं इनको थोड़ा सा रफ करती हूँ, आगे की बात बताती हूँ। अब देखिएगा, यहाँ पर ये कौन सा भाग हो जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का मतलब क्या होता है? बड़ी आंत। कौन सी आंत?
बड़ी आंत, ध्यान रखिएगा इसकी लंबाई होती है 1.5 से 2 मीटर की लंबाई होती है। और बड़ी आंत का जो प्रारंभिक भाग है इसका मैंने अभी नाम बताया था, क्या होता है, सिक्कम होता है। क्या होता है, सिक्कम होता है। सिक्कम, इसको भी 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट कौन सा, सिक्कम। मध्य वाला भाग कौन सा, कोलन। मध्य वाला भाग क्या होता है, कोलन होता है। और अंतिम भाग क्या होता है, रेक्टम होता है। क्या होता है, रेक्टम होता है, जिसको क्या बोलते हैं, मलाशय बोलते हैं। मलाशय बोल सकते हैं, जिसको क्या बोल सकते हैं, गुदा भी बोल सकते हैं। ठीक है, अंतिम भाग होता है। तो बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं, सिक्कम, कोलन और क्या होता है, रेक्टम होता है। सिक्कम, कोलन और रेक्टम भाग होता है। ये सिक्कम जो है प्रारंभिक भाग है। अब देखो बड़ी आंत नाम क्यों देते हैं, इसकी लंबाई तो मैंने कम बता दिया, लेकिन क्या होती है, इसकी चौड़ाई क्या होती है, ज्यादा होती है। अब बात करते हैं, क्या बड़ी आंत भोजन का पाचन करती है, नहीं करती है। ध्यान रखिए, भोजन का पाचन नहीं करती है। भोजन का पाचन कौन करता है, तो ध्यान रखिएगा छोटी आंत करती है और अमाशय करता है। लेकिन अंतिम स्थान ये क्या करता, अब जो वेस्ट अपशिष्ट पदार्थ बच गए उनमें पानी की मात्रा होती है। भोजन का अवशोषण तो हो गया, लेकिन जो अपशिष्ट पदार्थ उसमें पानी की मात्रा, तो पानी का अवशोषण कौन करेगा, तो ध्यान रखिएगा ये जो बड़ी आंत है वो पानी को खींचने का काम करती है, यानी केवल पानी का अवशोषण करती है और बचे हुए पदार्थ को कहां तक पहुंचाती है, रेक्टम तक। ये अंतिम स्थान है। ये रेक्टम से क्या होता है, ध्यान रखिएगा, अंतिम क्रिया होती है। यहाँ से क्या होता है, नित्य क्रियाओं द्वारा भोजन क्या होता है, शरीर से बाहर निकल जाता है। अब यहाँ सिक्कम जो भाग है, यहाँ पर ही अपने शरीर का एक अवशेषीय अंग पाया जाता है। ये अंगूठा होता है ना, अंगूठे के समान एक संरचना पाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं अपन, अपेंडिक्स बोलते हैं। क्या कहते हैं, अपेंडिक्स बोलते हैं। अपेंडिक्स क्या होते हैं, ध्यान रखिएगा, अंगूठे नुमा संरचना होती है। अपने शरीर का आंतरिक अवशेषी अंग कौन सा है, तो कौन सा होता है, अपेंडिक्स होता है, जो सेलुलोज का पाचन करता है। पहले अपन क्या करते थे, घास खाते थे। घास खाने के कारण ये अपेंडिक्स की जो नलिका है वो वहां तक, अमाशय तक जुड़ी हुई थी। फिर अपन ने क्या कर दिया, घास खाना बंद कर दिया। ध्यान रखिए, गाय में आज भी ये पाया जाता है, अपने में नहीं है। जो घास खाते हैं उन सब में ये पाया जाता है। घास खाना अपन ने बंद कर दिया तो ये धीरे धीरे क्या हो गया, विलुप्त होने लगा। आज क्या है, एक अवशेषी अंग बनकर रह गया है। अब क्वेश्चन आता है, सबसे ज्यादा सेलुलोज की मात्रा किस में पाई जाती है, तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा सेलुलोज की मात्रा पाई जाती है इसबगोल में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, इसबगोल। लेकिन ध्यान रखिएगा, उसको यूज करने के 2 तरीके हैं। यूज करने के 2 तरीके क्या है, एक तो ठंडे पानी में और एक इसमें गर्म पानी के अंदर। ध्यान रखिए, एक बार तो छाई के अंदर और एक बार आप गर्म पानी के दूध के साथ ले सकते हो। ध्यान रखिएगा, ठंडे पानी में लेने का मतलब है कि अगर आपको क्या हो रखे, दस्त हो रखे तो रुक जाएंगे, लेकिन अगर गर्म पानी के अंदर ले रहे हो तो क्या होंगे, स्टार्ट हो जाएगा। ध्यान रखिए, कब्ज दूर करने के लिए इसका यूज किया जा रहा है। उल्टा मत लेना, वरना क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। यानी कि दस्त रोकने के लिए भी और स्टार्ट करने के लिए भी किसका यूज करते हैं अपन, इसबगोल का यूज करते हैं। इसके अलावा बात की जाए तो पत्ता गोभी का यूज करते हैं। इसके अलावा पालक का यूज करते हैं। देखो, पत्ता गोभी के लिए कहा जाता है, अगर पत्ता गोभी मान लो किसी के कब्ज है तो पत्ता गोभी को रात को क्या करे, उबाल के और कम नमक मिर्च मिला के खाए तो क्या होगा, सुबह आपको फिक्स 4 बजे आपकी आंख खुल जाएगी। ध्यान रखिएगा, आपको फ्रेश होने के लिए जाना पड़ेगा। अब बात करते हैं, ये है किसमें पाई जाती है, अपेंडिक्स यानी कि सेलुलोज। सेलुलोज सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, इसबगोल के अंदर, और किसमें पाया जाता है, पत्ता गोभी के अंदर पाया जाता है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा टॉपिक बताया। इसके अलावा देखिएगा, आपका ये क्या हो जाएगा, यकृत। यकृत के बारे में आपको कल बताऊंगी। और ये क्या हो जाएगा, पित्ताशय। पित्ताशय क्या होता है, यकृत क्या होता है। इसके अलावा इनमें क्या होते हैं, आंत्र रस कौन से होते हैं, इनके अंदर कौन कौन से एंजाइम्स और पाए जाते हैं, वो भी मैं सारा का सारा अगली क्लास में डिस्कस करूंगी आपसे। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी, तो आप कमेंट करिएगा। और हाँ, जो नए व्यूअर हैं वो प्लीज सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।